नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही थी, हम एयरफोर्स नेवी के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हमने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और आज हम 90 प्लस यानी कि 90 से आगे जाने वाले 91 to 120 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हमारे पास। पहला क्वेश्चन कहता चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, चुंबकशीलता को हम जो है म्यू नोड से डिनोटेड करते हैं और म्यू नोड का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 वेबर बटे में एम्पियर गुणा में मीटर। यानी कि ये हमारे पास इसका मान आ गया कि ये इसका म्यू नोड का मान होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहीं देखिए वेबर प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि ये वाला यूनिट तो अभी मिल गया अपने को। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आप जानते हैं स्वप्रेरण गुणांक L से लिखा जाता है। L बराबर होता है फाई बटे आई। फाई वेबर, आई का मतलब एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को हेनरी लिखा जा सकता है। इसलिए म्यू नोड का मान जो है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 वेबर जो है पर एम्पियर, इसको हेनरी लिखा जा सकता है और नीचे रहेगा सिर्फ मीटर। यानी कि हमारे पास दूसरा यूनिट जो है वो हेनरी पर मीटर भी आ जाता है। तो अपना हेनरी पर मीटर देखते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी, ए ऑप्शन भी हमारा मैच कर गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है। देखिए, जो चुंबकीय तीव्रता होती है, चुंबकीय तीव्रता बी का मतलब होता है d5 बाय जो है dA। ये अपने पास चुंबकीय तीव्रता फाई बराबर बी डॉट ए लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है वेबर बटे में जो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है डी, वेबर बटे में मीटर स्क्वायर। तो यहाँ अपने इसी को उठाते हैं तो म्यू नोड बराबर आएगा 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 वेबर बटे में, जहाँ अपने पास एम्पियर गुणा मीटर था, मैंने 1 मीटर का नीचे गुणा कर दिया और 1 मीटर का ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, और यहाँ देखिए वेबर बटे में मीटर स्क्वायर, इसको अपने चुंबकीय तीव्रता का यूनिट टेस्ला गुणा में मीटर बटे में एम्पियर लिखा जा सकता था। यानी कि एक यूनिट ये है टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला जो है मीटर प्रति एम्पियर, वही आ गया अपने पास। इसका मतलब ये भी है। तो ये तीनों ही यूनिट जो है वो चुंबकशीलता के एसआई मात्रक है। इसलिए अपना ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, एसआई मात्रक पूछा हुआ था इसके अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लेके जाया जाता है तब क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक कक्षा से उच्चतम ऊर्जा में जाता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। देखिए, यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि मान लो यहाँ पर कोई स्थितिज ऊर्जा -10 है, -5, -4, -3, -2, जब स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से पलायन कर जाएगा। तो ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो नाभिक से दूर जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो घटती जाती है। तो इस प्रकार से जो मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा हमेशा क्या है, घटती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल में उत्तेजित अवस्था में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, फटाफट क्वेश्चन लेते जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे एक्सप्लेन करने से पहले टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 93 का क्या ऑप्शन आ रहा है। आप इसको टाइप कीजिए। इसमें 93 में देखिए क्या क्या, उष्मागति के प्रथम नियमानुसार। देखिए, जो फर्स्ट लॉ होता है, आप जानते हैं पहला नियम क्या कहता है, डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के तुल्य होती है। यानी कि इधर जो है ऊष्मा है, ठीक है, वो विभिन्न रूपों में इधर जाती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और दूसरा कार्य रूप में, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ऊर्जा जो है ऊष्मा का रूप है, यही अपने ऊष्मा जो ऊर्जा का रूप है, इसी चीज को ही अपने को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ये 93 क्वेश्चन था। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 94, लेंज का नियम क्या चीज़ देता है? देखिए लेंज का नियम क्या प्रदर्शित करता है। लेंज का नियम के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि मान लो ये एक कुंडली है और मैंने इसकी तरफ एक चुंबक लेके आया। जब चुंबक लेके आया, उत्तरी ध्रुव इसकी ओर लेके आता हूँ तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ये कुंडली फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है तथा इसमें एक धारा प्रेरित होती है और कुंडली जब n पास आएगा तो ये n की भांति काम करेगी, यानी कि n पास आया तो ये वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज के रूप में काम करेगा। यदि n दूर जाएगा तो ये s के रूप में काम करेगा। तो लेंज का नियम ये कहता है कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो धारा हमेशा अपनी उत्पत्ति का विरोध करती है, उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है। जैसे यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंज का नियम देता क्या है? देखिए लेंज का नियम अपने को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताता है, प्लस प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा देता है या दिशा देता है। देखिए परिमाण नहीं देता, परिमाण तो अपने को पहले ही मिल गया था। परिमाण तो E बराबर माइनस d∅dt से अपने को फैराडे के नियम से मिल गया था परिमाण तो, ठीक है। लेंज हमें धारा की दिशा के बारे में प्रदर्शित करता है। यहाँ करीब कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार कि प्रेरित परिमाण और दिशा दोनों लिख देते हैं, लेकिन दिशा का यहाँ नहीं है, दिशा परिमाण यहाँ नहीं है। परिमाण अपने को फैराडे के नियम से ही मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लेंज का नियम केवल और केवल हमें दिशा के बारे में जानकारी देता है कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये सारी चीजें प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिखिए। चलिए, गैस का ताप 20 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए तापमान पहला दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, यानी कि 293 केल्विन पर। आयतन दे रखा है अपने को 200 ml। इसी प्रकार कहता दोबारा ताप क्या है? दोबारा ताप अपने को नियत ताप पर, वॉल्यूम कांस्टेंट, उसका प्रेशर कांस्टेंट है -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, तो कितना बच गया 253 केल्विन। और इस पर वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? पहली बात तो हम जानते हैं जो गैस का समीकरण होता है PV बराबर होता है μRT। अब अपने को उसने दाब नियत दे दिया है, म्यू कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, इसलिए V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा T, यानी कि V1 बटे में V2 बराबर आएगा T1 बटे में T2। चलिए हमारा जो V1 का मान है वो दे रखा है अपने को 200 बटे में V2 का मान पता करना है। अच्छा, T1 का मान अपने को दे रखा है 293 बटे में T2 का मान दे रखा है 253। हमें चाहिए V2 का मान, तो V2 बराबर 200 गुणा में 253 बटे में 293। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो जब हमारा इसमें से आंसर आएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मान आएगा 172.6 मिलीलीटर। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको पहले मुझसे भी पहले सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका आंसर जो है 172.6 ml इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सी मैंने समीकरण लगाई है PV बराबर μRT, और इसमें इसने क्या लिखा है, दाब जो है वो नियत रहना चाहिए, ठीक है, दाब नियत रहना चाहिए। तो ये चार्ल्स का नियम आ जाता है। चार्ल्स के नियम में जब दाब का मान नियत रहता है तो V प्रोपोर्शनल टू T रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 96, सेल्सियस स्केल पर ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पर संगत ताप क्या होगा? देखिए अपने को टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में और अपने को फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर पूछा हुआ है। जब एक पैमाने से दूसरे पैमाने में अपने को चेंज करना होता है तो इसकी जो समीकरण होती है वो डिग्री सेल्सियस बटे में 5 बराबर होता है केल्विन माइनस 273 बटे में 5 बराबर होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे में 9 बराबर होता है र्यूमर बटे में 4 बराबर होता है रेनकाइन माइनस 460 बटे में 10.6। ये अपने 5 टेम्परेचर होते हैं जिनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस समीकरण द्वारा कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर
और रेनकाइन। लेकिन हमें किस किस में रिलेशन पूछा है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में जानकारी पूछी है। तो डिग्री सेल्सियस बटे में 5 बराबर आ गया फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे में 9। अब देखिए इसने अपने को डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है, कितना कितना कहता है 25, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया बटे में 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे में 9। ये कट गया इस पे, तो इसको देखा जाए तो कितना आएगा 5 बराबर f माइनस 32/9। ठीक है, यहाँ देखिए f माइनस 32 बराबर 45, तो f बराबर कितना आ गया 45 प्लस 32, तो f बराबर आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मेरे पास जो मान आ जाएगा वो फ़ारेनहाइट में आ गया, और फ़ारेनहाइट में कितना मान आ जाएगा अब आपके सामने है। तो ये हमारा जो मान है तो 77 मान आ गया। तो किसी भी एक पैमाने में टेम्परेचर दिया हो, दूसरे पैमाने में यदि आपसे पूछा हो तो हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आपको डिग्री में देके, ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछा, चाहे फ़ारेनहाइट देके डिग्री में पूछा, चाहे र्यूमर पूछा, चाहे रेनकाइन पूछा, चाहे किसी भी टेम्परेचर एक पैमाने से दूसरे पैमाने में पूछा हो तो हम इस समीकरण का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, समान द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न घनत्व, ये रो1 व रो2 है, P1 P2 दिख रहे, रो1 रो2 है, दो द्रव मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा। पहली कंडीशन देखिए, इसने कंडीशन ले ली है समान जो है द्रव्यमान। देखिए घनत्व जब मिलते हैं तो घनत्व बराबर होता है कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 दोनों द्रव बटे में कुल आयतन v1 प्लस v2। ठीक है, देखिए इसमें उसने आयतन की बात तो की नहीं। मान लो पहले द्रव के बारे में बात दिखा जाए तो उसका द्रव्यमान होगा m1 बराबर होगा v1 रो1, दूसरा तो होगा m2 बराबर होगा v2 रो2। द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। लेकिन हमें आयतन के बारे में बात नहीं की है, इसलिए मैं लिखूंगा m1 प्लस m2 बटे में v1 की जगह लिखा जा सकता है m1 बटे में रो1 प्लस m2 बटे में रो2। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या कह दिया उसने, m1 बराबर m2, दोनों द्रव्यमान बराबर है, m1 बराबर m2, दोनों को m लिख लो, ऊपर भी m नीचे भी m, तो क्या आ जाएगा देखना m प्लस m बटे में m बटे में रो1 प्लस m बटे में रो2। तो m से m तो कट जाएगा, ऊपर m प्लस m 2 और आ जाएगा। तो जब सॉल्व करते हैं तो 2 रो1 रो2 बटे में रो1 प्लस रो2, ये मेरे पास मान आ जाता है। यदि दो समान द्रव्यमान मिलाए जाएं, दो समान द्रव्यमानों को मिलाया जाए, तब जो दोनों का मिश्रण होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ये वाला है। हालांकि इतना मैंने सॉल्व किया है, आपको इतना सॉल्व नहीं करना है। ये याद रखना है कि यदि दो द्रव जिनका द्रव्यमान समान हो उनको आपस में मिलाया जाए तो उनके जो घनत्व है, मिश्रण का घनत्व है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है 2 रो1 रो2 बटे में रो1 प्लस रो2। चलिए हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा तो कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया, 2 रो1 रो2 बटे में रो1 प्लस रो2, दो द्रव मिलाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि ये प्रश्न में अपने को समान आयतन पूछा जाता, यदि वो कहता समान आयतन मिलाया जाता है, तब हम इस फॉर्मूले का जो आंसर है यहाँ से रो बराबर मैं m1 को गायब करता, क्योंकि द्रव्यमान तो बात ही नहीं कर रहा। अगर अपने को समान आयतन बोलता तो द्रव्यमान वाले टॉपिक को हटाता, v1 रो1 प्लस v2 रो2 बटे में फॉर्मूला आ जाता फिर v1 प्लस v2, और फिर यदि मुझे कहता कि v1 बराबर v2 बराबर v है तो रो बराबर क्या आ जाएगा, रो1 प्लस रो2 बटे में 2। ये जो फॉर्मूला है ये तब लगाया जाता है यदि अपने को समान आयतन बोला जाए। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है यदि समान द्रव्यमान बोला जाए। तो फिलहाल अपने को यहाँ पर समान द्रव्यमान मिलाया था। अगर इस प्रश्न में समान आयतन बोलता तो फिर पहला ऑप्शन होता रो1 प्लस रो2 बटे में 2, फिर ये ऑप्शन आ जाता। आगे बढ़ते हैं, अर्धचालकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए जो अपने सेमीकंडक्टर है उसके बारे में कहता, पहला इसमें अपमिश्रण से चालकता बढ़ती है। देखिए जब भी कहता सेमीकंडक्टर इसमें डोपिंग किया जाता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसकी चालकता है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता तो बहुत कम होती है। उसमें अपने थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप की जब डोपिंग करते हैं तो पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उससे उसकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। सही बात है ये तो। इनका प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, बिल्कुल है, ठीक है। अर्धचालकों का अल्फा प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसीलिए जब इनका ताप बढ़ता है तो प्रतिरोधकता घटती है।
इनकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, बिल्कुल सही है। इनकी प्रतिरोधकता ना तो चालकों के बराबर होती है ना कुचालकों के बिल्कुल बीच में रहती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर यह चालकों की तरह व्यवहार करता नहीं जी। निरपेक्ष शून्य ताप का परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके चालन बैंड में नहीं होता है। परम शून्य ताप पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इसके संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड में होते हैं, और 0 केल्विन पर अर्धचालक शुद्ध कुचालक का व्यवहार करता है, मतलब एकदम शुद्ध इंसुलेटर होता है, ठीक है, कुचालक होता है। यहाँ पर इसने क्या कहा है अपने को कि वो एक कंडक्टर चलता है। 0 केल्विन पर कंडक्टर नहीं होता, 0 केल्विन पर ये एज ए इंसुलेटर, शुद्ध बहुत बड़ी इंसुलेटर यानी कि कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। तो इसमें अपने से ये पूछा था कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, तो हमारा कौन सा असत्य आया हमारे पास, डी ऑप्शन। जल की सतह पर सुई या पिन तैरती है, इसका कारण क्या है? देखिए सुई वैसे तो डूब जाएगी, अगर वो उसके ऊपर तैर रही है तो उत्प्लावन बल तो नहीं हो सकता। हाँ, शिप पानी के ऊपर तैर रहा है तो वो अपने पास अपवर्ड थ्रस्ट है यानी कि उत्प्लावन बल है, लेकिन सुई यदि पानी के ऊपर तैर रही है तो उसका मुख्य कारण होता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो ये 99 क्वेश्चन था। आ जाइए 100। प्रत्यवर्ती धारा में सामान्यतः, देखिए अपने को अल्टरनेट करंट पूछा है, उसके लिए स्टेटमेंट बात की है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या आंसर आ सकता है इसका। धारा का औसत मान 0 होता है, बिल्कुल धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है, आधा चक्कर, ठीक है। आधे चक्कर का मान 2I0 बटे पाई होता है, शेष आधे चक्कर का -2I0 बटे में पाई होता है, और एक पूरे चक्कर का एवरेज यानी कि औसत मान कितना होता है, 0 होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। धारा के वर्ग का औसत मान 0 नहीं है, शक्तिशः 0 होता है नहीं, वोल्ट तब धारा के जो कलांतर या अंतर 0 होता है नहीं। तो प्रत्यवर्ती धारा का जो औसत मान है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अपने को पहला स्टेटमेंट ही इसका मान आया है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 101। विस्फोट होने के बाद वस्तु 2 असमान द्रव्यमान के टुकड़ों में टूट जाती है, तब दोनों टुकड़ों के संवेग आंकिक रूप से समान होते हैं। हल्के भाग का संवेग अधिक होगा, भारी भाग का संवेग अधिक होगा, दोनों भागों की गतिज ऊर्जा समान होगी। देखिए बम का फटना जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। यदि पहले किसी वस्तु का संवेग 0 है, बम फटने के बाद उनका दोनों वस्तुओं का अलग अलग संवेगों का अगर अपने जोड़ करते हैं वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि संवेग संरक्षण से यदि बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो संवेग में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए दोनों वस्तुओं का जो संवेग है वो आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों टुकड़ों का आंकिक मान, ठीक है, परिमाण ले लिया मैंने, आंकिक मान जो है वो समान रहेंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम यहाँ लागू होगा। तो संवेग में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। हम ये बम का फटना जो है चाहे वो असमान टुकड़ों में जा रहा है तो कुल संवेग जो है दोनों का वो पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा। तो यहाँ क्या आ गया, दोनों टुकड़ों का संवेग आंकिक रूप से समान होगा। 102। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2v वेग से तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से समान दिशा में गतिशील है, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या है? देखिए अपने को दिया क्या है, पहला द्रव्यमान दे रखा है अपने को m1 बराबर 20 किलोग्राम और पहला वेग है v1 बराबर 2v। दूसरा द्रव्यमान m2 बराबर 10 किलोग्राम और उसका वेग जो दे रखा है v दे रखा है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग पूछा है। देखिए द्रव्यमान केंद्र का वेग का फॉर्मूला होता है VCM बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 बटे में m1 प्लस m2। VCM सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, पहला द्रव्यमान अपने को दे रखा है 20 इंटू वेग कितना दे रखा है 2v, प्लस दूसरा द्रव्यमान अपने को दे रखा है 10 इंटू वेग दे रखा है v, बटे में दोनों द्रव्यमानों का जोड़ 20 प्लस 10। तो v सेंटर ऑफ मास जोड़ कर दें, ऊपर कितना आएगा देखिए 40v प्लस v 10v, यानी कि ऊपर आ गया 50v बटे में आ गया 20 प्लस 10 30, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो VCM
5/3 इंटू वी, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मीटर लंबे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तार की अक्ष पर किसी सिरे से 3 मीटर दूरी पर चुंबकीय जो है क्षेत्र कितना होगा वायु में? देखिए, हमें ये तार दे रखी है, काफ़ी लंबी तार है और इसमें धारा चल रही है आई मान की, ठीक है। तार की दिशा में बात कर रहे थे, ये आ गई तार की अक्ष, जिस दिशा में तार है, और ये लंबवत दिशा होगी ये वाली। अगर इस दिशा में पूछता है तो B बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R। लेकिन अगर कोई बिंदु तार की दिशा में ही है, अगर कोई बिंदु तार की दिशा में है तो दिशा में चुंबकीय तीव्रता सदैव कैसी रहती है? 0 रहती है। ये हमने कहीं थ्योरी में भी पढ़ा था। तो लंबवत दिशा में तो B बराबर म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R होगा। तार की दिशा में पूछा जाए तो तीव्रता क्या रहेगी? 0 रहेगी। तार है या छड़ है जो भी है, तो यहां पर उसकी दिशा में पूछा जाता है तो कितना आएगा? 0। अगर वो अपने को ये कहता कि तार के लंबवत दिशा में, तो म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R फॉर्मूले से अपने को रिजल्ट फाइंड करना पड़ना था कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, बहुत इजी है, फटाक से आंसर इसका दे दीजिए। क्या आएगा? 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि अपने को I1 बटे में I2, इसका मान 1 बटे में 25 दे रखा है। तो अपने को इसकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है और एम्पलीट्यूड यानी कि आयामों का अनुपात पूछा हुआ है। हम जानते हैं I जो होती है समानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। I बराबर क्या होता है? K A²। इसी प्रकार ये मान लो I1 लिखना हो तो I1 बराबर क्या आएगा? K A1²। और I2 को क्या लिखूंगा मैं? K A2², यानी कि A1 बटे में A2। यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो I1 बटे में I2 का रूट आ जाएगा, ठीक है। I1 बटे 1 बटे में 25, तो A1 बटे में A2 बराबर 1 बटे में 5, यानी कि 1:5 मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो 1:5 कौन सा आएगा? डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। आयामों का अनुपात पूछा है, तीव्रताओं का अनुपात अपने को दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 105, एक कार तय की गई दूरी का कितना भाग 2/5 भाग V1 चाल से तथा 3/5 भाग V2 चाल से तय करती है? इसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए, एक कार अपने को यहां से लेकर यहां तक चलती है। कुल दूरी मान लो कितनी चल रही है? वो D चल रही है। उसने पहली दूरी चला है D1, जो 2/5 भाग है पूरी दूरी का, 2/5 भाग है। और वो किस चाल से चल रहा है? यहां पर V1 चाल से, ठीक है। और उस चाल में, और दूसरे जो भाग है D2, वो कितना है? 3/5 भाग है। और उसमें जो चाल है उसकी वो कितनी है? V2 है। हमें औसत चाल पूछी हुई है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है V एवरेज बराबर कुल दूरी D1 प्लस D2 बटे में कुल समय, समय तो है नहीं अपने पास, तो D1 बटे में V1 प्लस D2 बटे में V2। समय की जगह T1 की जगह मैंने D1 बटे B1 लिख दिया, तो V एवरेज। अच्छा, कुल दूरी D1 प्लस D2, तो कुल कितनी आएगी? D आ गई। D1 का मान कितना लिखा जाएगा? 2/5 D इंटू बटे में V1 मान आ गया, प्लस अच्छा D2 की जगह क्या लिखेंगे अपने? 3/5 D बटे में V2, V एवरेज। देखिए, D ऊपर नीचे से कॉमन आगे कट गया और ये मान जो है ऊपर चला गया 5 बटे में यहाँ कितना बचेगा? देखिए, यहाँ 2D D तो सॉरी अपना कट गया है, तो क्या आएगा? 2 बटे में V1 प्लस 3 बटे में V2 या V एवरेज। देखिए, ऊपर चला जाएगा 5 V1 V2 बटे में यहाँ क्या आएगा? देखिए 3 V1 प्लस 2 V2। ये मेरे पास यहाँ पर माना जाएगा। कैलकुलेशन करने पर चेक करते हैं ये कौन सा रिजल्ट आएगा। तो डी ऑप्शन 5 V1 V2 बटे में 3 V1 प्लस 2 V2। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो आ गया हमारा
मान अपना फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106, m द्रव्यमान का एक पत्थर L लंबाई के धागे से बांधकर नियत चाल से वृत्ताकार पथ पे यूं घुमाया जा रहा है, यदि डोरी को छोड़ दे तो पत्थर की गति क्या होगी। देखिए, जब आप किसी भी चीज को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाएगा इस टाइप से, ठीक है, यहां आपका पत्थर है, जैसे ही आप छोड़ोगे वो उसकी स्पर्श रेखीय दिशा में सरल रेखा पर गतिमान हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु जो है उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो वस्तु जो है वो विराम से गतिमान हो सकती है, गतिमान से विराम किया जा सकता है और दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वस्तु स्वतः अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। जब तक आपके डोरी द्वारा ये पत्थर बंधा हुआ है, ये वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगेगा, जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया, इस पे बाह्य बल लगना बंद हो गया, और बाह्य बल लगने बंद होते ही इसका दिशा परिवर्तन भी बंद हो जाएगा और ये सरल रेखा पर गतिमान हो जाएगा, स्पर्श रेखीय दिशा में जो है बाहर की ओर गतिमान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 106 था। क्वेश्चन नंबर 107, कैथोड किरणों के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए, कैथोड किरणें जो होती हैं वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन के पुंज होते हैं, सही बात है, ठीक है, आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पुंज के रूप में जब चलते हैं तो उनको कैथोड किरणें कहते हैं, ठीक है, और प्रकाश की चाल के समान चलते हैं, नहीं जी, कैथोड किरणें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं रियल में, और कैथोड किरणों में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रकाश के वेग से नहीं चल सकते हैं, इनका वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता, इनका वेग प्रकाश के वेग से जो है कम रहता है, और इनकी जो मैक्सिमम रफ्तार होती है 10 की पावर 7 से 3 गुना 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये कथन जो है वो गलत था, वही हम ढूंढ रहे थे। एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखिए, जितने भी प्रतिबिंब होते हैं अगर वो हमें सीधे प्राप्त होते हैं तो डेफिनेट वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा होता है। फिर रही बात, अगर आपने समतल दर्पण ले रखा है, समतल दर्पण ले रखा है तो प्रतिबिंब जो है सीधा मिलेगा लेकिन बराबर मिलेगा, बराबर व सीधा होगा। अगर समतल दर्पण की जगह अगर आप अवतल दर्पण लेते हो तो जो प्रतिबिंब है बड़ा बनता है, और यदि आप उत्तल दर्पण लेते हो, उत्तल दर्पण लेते हो तो प्रतिबिंब हमेशा ही छोटा बनता है, ठीक है। जो अपने गाड़ियों में साइड मिरर होते हैं, जो गाड़ियों पे अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पीछे जो ट्रक आ रहा है वो भी हम आराम से देख सकते हैं कि इसमें ट्रक आ रहा है, ठीक है। वो ट्रक जो आ रहा है हमें उसका प्रतिबिंब तो छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन सीधा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ज़्यादा एरिया कवर कौन करता है तो वो भी उत्तल दर्पण करता है। प्रतिबिंब सीधा और छोटा कौन बनाता है तो उत्तल दर्पण बनाता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे, छोटे और आभासी होते हैं। स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील की क्यों बनी होती है। देखिए, स्प्रिंग में अपने को खींचना है, छोड़ना है, छीड़ना है, छोड़ना है, और इसके लिए अगर अपने स्प्रिंग में अगर विकृति लाते हैं तो उसमें प्रत्याशा का गुण अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर सके। जो वस्तु अपनी मूल अवस्था को जितना अच्छा प्राप्त कर सकती है उसके अंदर प्रत्याशा उतनी ही ज़्यादा होती है। इसने कहा कि स्टील की तार को क्यों बनाया जाता है तांबे की, क्योंकि स्टील की प्रत्याशा जो है वो तांबे से ज़्यादा होती है, इसीलिए हम स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्याशा होता है, इसलिए स्प्रिंग जो है वो स्टील के ही बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कण नियत चाल से सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान है, ठीक है, तो बल की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन बल कब चाहिए? परिवर्तन करने के लिए। रफ्तार बढ़ानी है तो बल चाहिए, कम करना है तो बल चाहिए, दिशा परिवर्तन करना है तो बल चाहिए, ठीक है। परिवर्तन करने के लिए बल चाहिए, चाल बढ़ाने के लिए बिल्कुल बल की आवश्यकता है, संवेग घटाने के लिए बिल्कुल बल की आवश्यकता है, दिशा परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता है। एक समान वेग से चले, देखिए एक समान वेग का मतलब है इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, और बल कब चाहिए? जब परिवर्तन करना होता है। यहाँ एक समान है इसलिए यहाँ आपको बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा 110 क्वेश्चन आ गया। 111 विभिन्न धातुओं के बने बर्तन बिल्कुल एक से हैं। दो
बर्तन है वो बिल्कुल एक से हैं, ठीक है, दोनों में समान जो है मात्रा में बर्फ भरी है, ठीक है, एक 20 मिनट में और दूसरा 30 मिनट में पूरी तरह पिघल जाती है। पहले जो ले रहा है टाइम वो कितना है 20 मिनट, और दूसरा के द्वारा लिया गया टाइम जो है वो 30 मिनट है। तो इनकी ऊष्मीय चालकता का अनुपात क्या होगा? देखिए ऊष्मीय चालकता का फॉर्मूला Q बराबर होता है KA θ1 माइनस θ2 T बटे में L, ठीक है। बाकी सारी चीजें समान है, अगर समान है तो फिर इसको T को उधर ले जाओ, ऊष्मीय चालकता गुणांक 1 क्या होता है T, ठीक है। जिसकी ऊष्मीय चालकता गुणांक जितनी ज्यादा होती है वो बर्फ उतने ही कम समय में पिघलेगी, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से ट्रांसफर होगी। K का मान ज्यादा है तो वहां टाइम जो है वो कम लगेगा, यही हमसे पूछा हुआ है। तो K1 बटे में K2 बराबर आ जाएगा T2 बटे में T1। T2 कितना है 30 बटे में 20 बराबर 1.5। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पर वो 1.5 रहेगा। तो ये हमारा ऊष्मीय चालकता गुणांक का अनुपात आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, एक समान मोटाई की L लंबाई की एक रस्सी टेबल पर रखी है, घर्षण गुणांक म्यू है, रस्सी का वह अधिकतम लंबाई L1 जिसे टेबल से नीचे लटकाया जा सके वो कितना होगा? देखिए रस्सी अधिकतम कितनी नीचे की ओर लटकाई जा सकती है उसका मान हमें पूछा है कि अधिकतम रस्सी कितनी नीचे की ओर लटकाई जा सकती है। देखिए म्यू बराबर, अगर कोई रस्सी टेबल पे रखी है, ठीक है, मान लो ये रस्सी है और आपने टेबल पे लटक, ये जो मान लो लटकती लंबाई कितनी है L है, तो फिर मेज पर कितनी रह जाएगी? पूरी लंबाई L में से L1, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है इसकी L है, और अगर L1 लटक रहा है तो मेज पर कितनी रह जाएगी L माइनस L1। और इसके मैंने बताया हुआ है कि अगर इस प्रकार से अधिकतम कितना लटकाया जा सकता है, इसके लिए घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है लटकती लंबाई बटे में मेज पर रखी लंबाई L माइनस L। तो इसका फॉर्मूला होता है लटकती लंबाई बटे में मेज पर रखी हुई लंबाई। तो अगर हम इसको L1 का मान पूछता है तो हम जानते हैं L1 बराबर क्या आएगा म्यू L माइनस म्यू L1, इधर ले L1 प्लस म्यू L1 बराबर म्यू L, L1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा म्यू L बटे में, यहाँ आएगा 1 प्लस म्यू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो L1 बराबर आ जाएगा म्यू L बटे में 1 प्लस म्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी है। वैसे तो इस पर्सन को याद ही रखा जाता है कि L1 का मान कितना आएगा म्यू बटे जो है सीधा याद रखा जाएगा। इस फॉर्मूले को जब भी अब सॉल्व नहीं करना, लटकती लंबाई यदि अधिकतम पूछा जाए तो म्यू बटे में फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 1 इंटू L। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखा जाएगा, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन हर बार नहीं की जाती। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम कितना लंबाई को लटकाया जा सकता है। एक वर्ग के 3 कोनों पर समान आवेश रखे गए हैं, Q1 Q2 जो है और एक तीसरा Q3 है, और Q1 Q2 के बीच में बल जो है वो F12 लग रहा है और Q1 Q3 के बीच में बल F13 लग रहा है। तो F12 और F13 का अनुपात क्या होगा? देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक वर्ग है, तो मैंने एक वर्ग ले लिया, इसके 3 कोनों पर समान आवेश रखने हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये Q1 बराबर Q है और ये Q2 बराबर Q है और ये Q3 बराबर Q है। ये दूरी R मान लो, ये दूरी R मान लो, ठीक है। चलिए सबसे पहले कहता है इनके बीच लगने वाला बल पता करते हैं। ये इन Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल कितना बता रहा है F12। तो F12 बराबर फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। Q1 Q2 का मान समान है तो F12 का मान आ गया K Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। फिर कहता है किस किस के बीच में, Q1 और Q3 के बीच में बल। अच्छा ये वाला, ये फोर्स, ये कितना आएगा F13। अच्छा ये दूरी R है, ये दूरी R है, तो ये कितनी आएगी √2R। तो हमें ये पूछा जाए F13 का मान K Q1 Q3 बटे में दूरी √2R का होल स्क्वायर।
यानी कि F13 बराबर के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इंटू 2। अच्छा F12 बराबर 13 है, ये वाला मान के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है F12 बटे में 2, और यहां से F12 बटे में F13 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो हमारा जो आंसर है इस प्रश्न में F12 बटे में F13 पूछा हुआ था, तो उसका आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, यदि सरल आवर्त गति में एक कण का आवर्तकाल, हमें आवर्तकाल दे रखा है t बराबर 0.1 सेकेंड तथा आयाम दे रखा है a 2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर है, तो अधिकतम चाल पूछिए। देखिए अधिकतम चाल v मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है वो a ओमेगा होता है। v मैक्सिमम बराबर a ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई बटे में t। v मैक्सिमम बराबर a का मान 0.1 नहीं 0.1 नहीं है, ये कितना दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -3 इंटू 2 पाई बटे में t का मान कितना दे रखा है 0.1 हो गया। तो v मैक्सिमम का चेक करते हैं, यहां कितना आ गया हमारे पास 4 गुणा 4 पाई, ठीक है 10 की पावर हटा देंगे तो पॉइंट ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, या v मैक्सिमम यहाँ तो यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन आंसर यदि यहाँ मैच नहीं कर रहा तो ऊपर से नीचे ले आओ तो कितना आ जाएगा 100 कट जाएगा यहाँ पर। v मैक्सिमम बराबर आ जाएगा पाई बटे में 25, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है, पाई बटे में 25 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 115, क्यू परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2d दूरी पर रखे हैं, मध्य बिंदु पर इसके विभव पूछा है। देखिए दो आवेश दे रखे हैं प्रश्न में, एक यहां दिया हुआ है, पहला दिया हुआ Q और ये दूसरा आवेश है। दूसरे आवेश के बारे में उसने क्या कहा है, परिमाण और विपरीत आवेश, ये विपरीत आवेश है यानी कि -Q, और कहता है इनके बीच की दूरी कितनी है 2d। इनके मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, मध्य बिंदु का मतलब यहां होगा, इधर से भी दूरी d होगी और इधर से भी d, तो इसका भी विभव यहां कितना ले लेते हैं v1 और इसका विभव यहां ले लेते हैं v2, और कुल विभव हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2। v बराबर फॉर्मूला कितना आएगा kq बटे में दूरी पहले की d प्लस k माइनस क्यू बटे में दूरी कितनी है d, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए कुल विभव का मान मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो ये हमने इसका मान निकाल लिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो समान लंबाई के हीटर के तार पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, दोनों स्थितियों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहले दो तार हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ये प्रतिरोध मान लो R है, ये भी R है, तो कुल प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा R1 मान लेते हैं, कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा। फिर दोनों तारों को जो है हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो ये कितना आ जाएगा R, और ये R समांतर क्रम में जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा R/2। दोनों ही कंडीशन में अपने को हीट के बारे में पूछा गया है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी आएगी v² बटे में R इंटू टी। तो इस फॉर्मूले से अपनी ऊष्मा निकालते हैं, ठीक है। इसलिए H1 बटे में S2 बराबर R2 बटे में R1। अच्छा R2 का मान कितना है R/2, R1 का मान कितना है 2R, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात 1 अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो मेरे पास ऊष्मा का मान आ जाएगा 1:4। अच्छा वायु में ध्वनि का वेग शुष्क में आर्द्र वायु से अधिक होता है, सही बात है। दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। देखिए पहली बात तो शुष्क में आर्द्र वायु से अधिक होता है, नहीं,
आप जानते हैं सुबह शाम जैसे नमी होती है तो हमें ध्वनि का वेग ज़्यादा प्रतीत होता है, ठीक है। इसलिए ये तो इसमें सही बात पूछी हुई है, तो दाब पर तो देखो निर्भर नहीं करता। तो हमारे जो पूछा है कि इसमें सही बात क्या है, तो दाब पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ध्वनि का वेग का फॉर्मूला होता है √γ/p/ρ। जैसे जैसे आप किसी चीज़ पे दाब बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वहाँ का घनत्व भी बढ़ता जाएगा, और p/ρ का मान जो है वो कांस्टेंट रहेगा यदि वहाँ का ताप नियत है, ठीक है। तो इसलिए ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, 117 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 18, 2 सेंटीमीटर लंबे छड़ चुंबक के अक्ष के लंबवत, ठीक है, अक्ष के लंबवत और विपरीत, और उसके केंद्र से x व 3x दूरियों पर ए व बिंदु स्थित है। ये लीजिए, ये कोई छड़ है, अक्ष के लंबवत इधर और इधर कितनी है x दूरी और इधर कितनी है 3x दूरी, पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात कितना होगा? देखिए, निरक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला था μ/4π m/r³, यानी कि तीव्रता जो है वो दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो b1/b2 बराबर आएगा r2/r1 का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा जो r1 का मान है कितना x दे रखा है, और r2 का मान कितना दे रखा है 3x दे रखा है। तो यहां पर लिखा जा सकता है b1/b2। r2 का मान कितना लिखा जा सकता है 3x/x की होल थ्राइस, तो कितना आ जाएगा 27/1। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन 27:1। एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है। व्यास आधा करने का मतलब है उसकी त्रिज्या भी आधी हो गई है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखिए, अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो r समानुपाती n, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल r समानुपाती 1/a या πr², ये सामान्य फॉर्मूले होते हैं। यदि किसी तार को वो खींचकर परिवर्तन करने की कोशिश करे तब r समानुपाती l² होता है, और r समानुपाती 1/r⁴ हो जाती है, क्योंकि यहां पर r समानुपाती a लिखूं तो a का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और r समानुपाती r⁴। देखना, प्रश्न दो प्रकार से आते हैं, एक तो त्रिज्या में परिवर्तन करना या व्यास में परिवर्तन करना, और एक खींचकर परिवर्तन करना। अगर खींचने की बात करें तो यहां है, तो हमारा फॉर्मूला जो खींचकर परिवर्तन करना है, तो प्रतिरोध जो है त्रिज्या की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अब हमें इसने क्या क्या कहा है? व्यास आधा कर दिया गया, व्यास आधा कर दिया गया, इसका मतलब त्रिज्या भी आधी हो गई है। और यदि त्रिज्या आधी होगी, पावर 4 लगी हुई है, तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन इसमें आंसर आएगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? डी है। तो ये हमारी पृथ्वी मान लो, और ये हाँ चंद्रमा मान लो। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी बोल रहे हैं? डी है। चलिए, हमने डी मान लिया। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है चंद्रमा का जो है 81 गुना है, एम जो है वो 81 m के बराबर, इससे 81 गुना ज्यादा है। तो पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होगा? मान लो ये वो जगह है, यहां गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है, और पृथ्वी के केंद्र से ये दूरी x है, तो इधर से कितनी दूरी हो जाएगी? d - x। अब इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण 0 होने का एक ही तरीका हो सकता है कि इस बिंदु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल बराबर होने चाहिए, विपरीत तो है ही है। अगर दोनों के बल बराबर हैं तो इसका मतलब उस बिंदु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल और चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल जो है वो बराबर होने चाहिए तथा विपरीत होने चाहिए। पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल कितना आएगा? g, द्रव्यमान कितना आएगा? m81। फिर इसके द्रव्यमान को सीधे ही लिख देते हैं यहां पर 81, ठीक है, 81 m इंटू यहाँ एक स्मॉल m द्रव्यमान लो, जो उन पर दोनों ही बल लगा रहेंगे, स्मॉल m बटे में दूरी का वर्ग x के बराबर आएगा g m इंटू स्मॉल m बटे में कितनी आ जाएगा? d - x का होल स्क्वायर। जो कटता है काट दो, g से g कट गया,
m से m कट गया, स्मॉल m से यानी कि मान बच गया 81 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 बटे में d माइनस का एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ रूट करो, 9 बटे में x बराबर 1 बटे में d माइनस एक्स, यानी कि यहाँ से यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो 9d माइनस 9x बराबर x, तो 9d बराबर 10x उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 9d बटे में 10। तो ये हमारे पास इसका मान आ गया। तो आंसर कितना आएगा इसका 9 बटे में 10 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया। तो इसने कैपिटल डी दिया है, आंसर स्मॉल डी में दे रखे है, जिसका मतलब ये कैपिटल डी की जगह क्या होगा स्मॉल डी ले लेंगे फिर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठेगा, डी ऑप्शन हमारा माना जाएगा। तो मैंने आपसे आज कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करी है और आज हमने 90 to 120 क्वेश्चन तक गए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। अगली सीरीज में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।